हेलो हेलो हेलो। हम्म। आ गई हैं आप? बहुत बढ़िया। यही समय से चली थी। हम्म। समय से चली थी। अच्छा कोई। थोड़ा और पहले निकला करो। पढ़ते हुए निकला करो। सुबह जितना पढ़ोगी उतना ही अच्छा है। कहाँ तक लिख लिया था उसमें? फटाफट आगे बढ़ेंगे पीढ़ी अंतराल के बाद। अगला पॉइंट बनाओ। सत्ता और नौकरशाही का स्वरूप। आषाढ़ के एक दिन की संवेदना पे बात हो रही थी। काफी बातें हो गई थी। आषाढ़ का एक दिन संवेदना पे बातें चल रही हैं। और संवेदना में हमने कई पक्षों को देख लिया। और अब हमें आज जिस पे बात करनी है वो है सत्ता और नौकरशाही का स्वरूप। सत्ता तथा नौकरशाही का स्वरूप। सत्ता तथा नौकरशाही का स्वरूप क्या है? ठीक है। इसमें लिखिए। इस नाटक में सत्ता और नौकरशाही के चरित्र को भी दिखाया गया है। सत्ता और नौकरशाही के चरित्र को भी दिखाया गया है। खून की बूंदें हमारे सामने गिर गई। अब खून की बूंदें गिरी तो मैं आया हूं। क्योंकि वो जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति जुड़ा हुआ है
वो चाहता है मैंने इसे मारा है, ये मेरा है और मैं राजा का आदमी हूं। तो इस बात को यहां पे समझना होगा कि सत्ता कितनी क्रूर है। एक तो मारती भी है और दूसरा उसका शोषण भी करती है, उसे प्राप्त भी करती है। ये मेरा शिकार है। कालिदास इसी व्यवस्था को ही तो तोड़ता है। कहता है हरिण शावक को मैं नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। हरिण शावक यहीं रहेगा, यहीं सोएगा, यहीं दूध पिएगा, उसे नहीं दे सकता मैं। यहां इस बात को कहा गया है कि यह है सत्ता पक्ष की क्रूरता। सत्ता पक्ष क्रूर है। सत्ता पक्ष को जब पता चला कि वो कवि कालिदास है तो सत्ता पक्ष वहीं झुक गया। यहां ये बात है कि सत्ता पक्ष की क्रूरता भी यहां पर हरिण शावक के प्रसंग में दिखाई गई है। आगे लिखिए। प्रियंगु मंजरी द्वारा, प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु, प्रियंगु, प्रियंगु मंजरी द्वारा मल्लिका के विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मल्लिका के विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सत्ता की संवेदनहीनता को दिखाता है, जो सत्ता की संवेदनहीनता को दिखाता है। इसके अलावा अनुनासिक और अनुसार के माध्यम से, इसके अलावा अनुनासिक, अनुनासिक दोनों अधिकारी हैं ना? हाँ, अनुनासिक और अनुसार के माध्यम से, अनुनासिक और अनुसार के माध्यम से नौकरशाही के जड़ता को प्रस्तुत किया गया है। अनुनासिक और अनुसार के माध्यम से नौकरशाही की जड़ता को प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए अनुनासिक का कथन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अनुनासिक और अनुसार, उदाहरण के लिए अनुनासिक और अनुसार का कथन देख सकते हैं। पहले लिखो अनुनासिक, अनुनासिक, वस्त्र अभी गीले हैं, वस्त्र अभी गीले हैं, इसे इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें हटाया जाना चाहिए, इसलिए इन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए, इसलिए इन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। ये कौन कहता है? अनुनासिक कहता है। फिर लिखिए जो नीचे अनुस्वार, अनुस्वार क्या कहता है? अनुस्वार, स्वार है, अनुस्वार। अनुनासिक, अनुस्वार। अनुस्वार कहता है क्यों। फिर लिखिए उसके नीचे अनुनासिक, अनुसार कहता है क्यों। फिर नीचे अनुनासिक, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है, मतलब शास्त्र में यही लिखा है इसलिए नहीं हटाया जाना चाहिए, कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। हो गया। अगला पॉइंट अस्तित्ववाद का दर्शन का प्रभाव। अगला पॉइंट बनाएंगे अस्तित्ववाद के दर्शन का प्रभाव। अस्तित्ववाद के
दर्शन का प्रभाव। अगर आप इस नाटक को देखोगे तो ये नाटक किस जीवन दृष्टि को लेकर चलता है, इसमें जीवन क्या है, इसमें मूल्य क्या है, कौन से विषय हैं। तो ना तो ये नाटक आपको आदर्शवादी दिखाई देगा। अभी मैं अलग से अस्तित्ववाद भी आपको बताऊंगा, पहले यहां पर जो संवेदना के पक्ष में इतनी बातें हैं अस्तित्ववाद वाला है। तो इस नाटक में अगर आप देखेंगे तो ना तो आदर्शवादी है ये नाटक, ना तो पूरी तरह से रोमानियत से भरा हुआ है, रोमांस से भरा हुआ है, सब कुछ है यहां। मोहन राकेश एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वर्तमान जीवन के, जो उनके समय का जीवन था, उसके यथार्थ को प्रस्तुत करना चाहते थे। मतलब जो व्यक्ति है वर्तमान समय का, उसकी समस्याएं क्या हैं, और आधार लिया गया है ऐतिहासिक, कालिदास का, मल्लिका का, अंबिका का, अनुसार अनुनासिक का, है ना, प्रियंगू का, ये सारे प्रतीक हैं केवल। और इनके माध्यम से जो समस्याएं हैं, समस्याओं को दिखाने का प्रयास हुआ। और यही चीज आपको यहां पे समझना है कि जो वर्तमान या आधुनिक जीवन की जो संकट थे, जो समस्याएं थी, उनको दिखाने का प्रयास किया है मोहन राकेश जी ने। आज का मानव कैसी समस्या से, कैसे द्वंद्व से, कैसी पीड़ा से, कैसे अकेलेपन से, किस तरीके की भावनाओं से ओतप्रोत है या समस्याओं को देख रहा है, उसको यहां उन्होंने प्रस्तुत किया है। कैसे अपने में ही मनुष्य अजनबी है, कैसे मनुष्य पूछ रहा है मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया था। ये सारे प्रश्न, इस अजनबीपन को उन्होंने इस नाटक में दिखाया है। हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है, और हमारे व्यक्तित्व में कौन कौन से विषय हैं, किस तरह से हमने अपने आप को आगे बढ़ाया है, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा मानव की जो स्थितियां हैं वो कितनी जटिल हैं और कितनी खराब हो सकती हैं, वो भी इस नाटक में दिखाया गया है। कि अगर स्थितियां जटिल हो जाएं तो अच्छे से अच्छा सूरमा, अच्छे से अच्छा हाथी बैठ जाएगा। इसीलिए स्थिति प्रधान नाटक है। तो यहां यह दिखाया गया है कि स्थितियां कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, स्थितियों को कितने बेहद अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और नाटक के हर पात्र कहीं ना कहीं अपने अजनबियत से, अजनबीपन से शिकार है। सब अजनबी हैं, और ये अजनबीपन जो है ये आपको इस नाटक में दिखेगा। मल्लिका का, कालिदास का। कालिदास एक बात कहता है मल्लिका से, न पहचानना स्वाभाविक है। तुम नहीं पहचानती मुझे, स्वाभाविक है, मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं पहचानती, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती थी। मैं वह व्यक्ति ही नहीं रह गया जिसे तुम जानती थी। मल्लिका, तुम मुझे नहीं पहचानती, ठीक है ये, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो गांव में रहता था, तो तुम मुझे नहीं पहचानती। दूसरा व्यक्ति हूं, और सच कहूं तो वह व्यक्ति हूं जो स्वयं को नहीं पहचानता। मतलब मैं ऐसा व्यक्ति हूं, तुम मुझे नहीं पहचानती, ठीक है ये। और अगर मैं तुमको सच बताऊं तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं भी अपने को नहीं पहचानता कि मैं कौन हूं। जैसे खोई हुई दिशाओं में जो प्रकाश कहता है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? क्यों? क्योंकि उसको पता है एक समस्या है कि मेरी पहचान खो गई है। जब आप अपने मूल व्यक्तित्व से हटेंगे तो आपकी पहचान समाप्त हो जाएगी। यहां यही समस्या है। जैसे मल्लिका भी अपनी पहचान खो देती है, वो भी नहीं पहचानती। क्या कहती है? जानते हो
मैंने अपना नाम खोकर एक नया विशेषण पाया है। मेरा नाम ही खो चुका है, मैं कौन हूं मैं नहीं जानती। मैंने अपना नाम खोकर एक नया विशेषण पाया है और मैं अब अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण बची हूं। मतलब ये नाटक नहीं है, ये महाकाव्य है। नाटक तो आप इसको देखते हैं, इसमें जिस तरीके की बातें रखी गई हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि आषाढ़ का एक दिन जब मैं बताऊंगा तो आषाढ़ के एक दिन में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। शब्दों की बाजीगरी क्या होती है, शब्दों से खेलना किसको कहते हैं, ये मोहन राकेश से कोई सीखे। इसीलिए जब आप रचना पढ़ते हैं तो शब्द भी आपको मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं रचना पढ़ा करो थोड़ा, प्रश्न तो तुम्हारे सब बन जाएंगे। हम जैसा पढ़ा रहे हैं, तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते होगे तो तुम्हें समझ में आता होगा, लेकिन शब्द कहां से लाओगे, शब्द वहीं से मिलेंगे। थोड़ा कुछ शब्द वहां से, कुछ भाव यहां से, फिर मिला के एक आंसर लिखो। नहीं, ये चीज है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस नाटक में जो समस्याएं दिखाई गई हैं वो भारतीय समाज की नहीं है, या क्या इसे भारतीय समाज की समस्या माना जा सकता है? क्योंकि अस्तित्ववाद का जो दर्शन है वो यूरोप का दर्शन है। तो ऐसे आलोचक हुए हैं क्योंकि यहां पर इस नाटक में एक तो निराशा का भाव दिखता है, अजनबीपन दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है, व्यक्ति यंत्र सा बन गया है, मशीन हो गया है। ये सारी समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो निराशा हो, अजनबीपन हो, यंत्रणा हो, दुख हो, ये सभी समस्याएं यूरोप के जो लोगों की समस्या। हाँ अंकुर, अंकुर बोलो। नमस्ते नमस्ते, बताओ। मैं ठीक हूँ बेटा, बताओ तुम्हारा कैसा है? वो रिजल्ट आ गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, इसीलिए फ़ोन कर रहा था मैं। कोई नहीं कोई नहीं, एक बार तो हमसे आके मिलना। हम्म, ठीक। हाँ इंटरव्यू दिए थे ये, तो चीज़ें होती रहती हैं, अप एंड डाउन, चलता रहेगा, ये कंपटीशन है। कोई हंसता है, कोई रोता है। भाई शिक्षक प्रयास करता है, बच्चे पहुंचते हैं तो उसे लगता है कि भाई हमारा प्रयास है। हाँ लेकिन ये है कि अब जो है, तो ये चलता रहता है, ये तो चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जो मेहनत से पढ़ेगा, सही दिशा में पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं जरूर, ये मेरा अपना मानना है। तो मैं यही बता रहा था कि ये जो समस्या है, जैसे अगर आप देखें तो अस्तित्ववाद का दर्शन कहाँ है, ये यूरोप में बेसिकली उस समय उभरा जब दो विश्व युद्ध हो चुके थे। दो विश्व युद्ध हो चुके थे और दो विश्व युद्ध के बाद जब ये समझ में आ रहा था कि मानव कुछ है ही नहीं, मानव लघु मानव हो गया है, मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी कोई युद्ध छिड़ जाएगा पूरी मानवता ही समाप्त हो जाएगी। और यूरोप में दो विश्व युद्धों के बाद कुछ बातें निकल के आई, निराशा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग युद्ध में मारे जा चुके थे, पति मारे गए, बहुत घर में महिलाएं अकेले हैं, कुंठा की शिकार हैं। इसीलिए यूरोप में महिलाओं का सशक्तिकरण ज्यादा हुआ, क्योंकि जब समस्याएं होंगी तो महिलाएं घर से निकलेंगी, और जब घर से निकलेंगी तो रोजगार करेंगे, वो आत्मनिर्भर होंगी। इसलिए यूरोप में महिलाएं स्वतंत्र हुई। भारत में महिलाएं वैसी स्वतंत्र नहीं हुई, परिस्थितियां मानव का निर्माण करती हैं। तो निराशा, अजनबीपन, है ना, अजनबीपन, यंत्रणा, फिर पीड़ा, पहचान का संकट,
तो कुछ आलोचक कहते हैं ये समस्याएं बेसिकली यूरोप की थी। तो क्या भारत के जो लोग थे उनमें ये समस्या नहीं थी? अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो प्रश्न उठता है, ये सारी समस्याएं चूंकि 2 विश्व युद्ध यूरोप में लड़े गए और उसका असर पूरे विश्व पर पड़ा, तो यूरोप सबसे ज्यादा उसमें प्रभावित हुआ। बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। तो वहां एक दर्शन उभर के सामने आया जिसको अस्तित्ववाद का दर्शन कहते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों हैं, इस पर बहुत सारे आलोचक ये कहते हैं भारत में ऐसी स्थितियां नहीं थी। तो यहां अगर आप देखें तो नाटक जब ये लिखा गया तो क्या भारत में ऐसा ही माहौल था, या जो प्रामाणिकता का प्रश्न था या अप्रामाणिकता का प्रश्न था? एक प्रश्न इसमें यह भी हम लोगों ने उठाया कि प्रामाणिकता का प्रश्न और अप्रामाणिकता का प्रश्न, अप्रामाणिकता का प्रश्न, 2 प्रश्न उठे हैं इस नाटक में कि हमारा जीवन कब प्रमाणिक होगा, जब हम अपना निर्णय स्वयं ले पाए। जैसे ही हमारा निर्णय कोई अन्य पक्ष लेना शुरू करेगा, हम तुरंत ही अप्रामाणिक हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम और अप्रामाणिक होते जाते हैं। जैसे कालिदास भी होता है, जैसे मल्लिका भी होती है। मल्लिका कहती है लेकिन वो भी बाद में अप्रामाणिक हो जाती है, क्योंकि जब दूसरे के लिए आप अपना ही व्यक्तित्व खो देंगे तभी आपका निर्णय अप्रामाणिक है। यही है इसमें। अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो भारत में ऐसी समस्याएं नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें जो शहर थे भारत के, जो महानगर बन रहे थे, महानगरों में ये समस्याएं धीरे धीरे उभर रही थी और आगे चल के महानगरों में ये समस्या बड़े पैमाने पर दिखाई दी। और आजकल के महानगर में ये समस्याएं सब कुछ आपको दिखेंगी। व्यक्ति निराश है, अकेलेपन का शिकार है, अजनबीपन है, उसके अंदर पीड़ा है, हमेशा घुट रहा है, जिसको कहता है वही उसका आनंद लेने लग जाता है कि नहीं? तो यहां ये सब समस्या है। और अगर हम देखें ये समस्याएं उस समय के भारत में तो नहीं दिखाई देती हैं, जो समस्याएं आपको दिख रही हैं अस्तित्ववाद में, लेकिन वर्तमान और उस समय के बाद जो भारत बनने वाला था, जिस भारत में कई महानगर होने वाले थे, कई मेट्रोपॉलिटन शहर होने वाले थे, वहां ये समस्या जरूर दिखाई देंगी। यंत्रणा मतलब यंत्र के तरह से हो गए, मशीन के तरह से हो गए ना। मानव और मशीन में अंतर क्या है? मानव में भावना होती है, मशीन में भावना नहीं होती। मशीन सब कुछ कर सकता है, रोबोट सारा काम कर देगा, ऑपरेशन कर देगा, भावना नहीं है। मानव मशीन में तो यही अंतर है ना, उसको जैसा सेट कर दो वही काम करेगा। लेकिन मानव अलग चीज है। मानव एक अद्भुत कृति है भगवान की, सबसे प्रिय, अद्भुत। तो यहां हम इस चीज को देखते हैं। हाँ, यह बात ठीक है कि अस्तित्ववाद का दर्शन जैसा यूरोप में था वैसा भारत में नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो इस रचना में अस्तित्ववाद को ऐसा घोलकर प्रस्तुत किया गया है कि ये अस्तित्ववाद का दर्शन सामने दिखता नहीं है। इसलिए आप ये कहें कि अस्तित्ववाद का दर्शन यहां पर है, ऐसा भारत में नहीं था। तो रचना को बेहतर करने के लिए लेखक ने अस्तित्ववाद के दर्शन को रखा है, जो आमतौर पे हर रचनाकार के अपना दर्शन होता है। जो व्यक्ति जिस काल विशेष में रहता है, उस काल के दर्शन, उस काल की विशेषताओं से प्रभावित होता है। तो मोहन राकेश के समय अस्तित्ववाद का दर्शन गहराई से आ चुका था और उन्होंने अपने नाटक में से प्रस्तुत किया है। तो यहां आप देखेंगे कि एक ऐसा नाट्य प्रभाव प्रस्तुत किया गया है कि नाटक कहीं से भी समाज से अलग हुआ नहीं दिखाई देता। अस्तित्ववाद के दर्शन में व्यक्ति समाज से कटा हुआ होता है, लेकिन इस नाटक में आप देखेंगे कि समाज से कटने की बात नहीं की गई है। इसलिए अगर हम कहें कि अस्तित्ववाद का पूरा दर्शन वैसा ही उतार लिया गया है, नहीं, इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है और ढालकर तब प्रस्तुत किया गया है। ठीक है।
और एक ऐसा दर्शन है, जैसे भारत में अगर आप बात करें तो अस्तित्ववाद एक भारतीय संस्करण है अस्तित्ववाद का। ये पश्चिमीकरण नहीं है कि जो पश्चिम का जो आधार था उस आधार को लेते हुए भारतीय मूल्यों के साथ अंतः क्रिया की गई है, इंटरेक्शन किया गया है और एक नया पक्ष प्रस्तुत किया गया। बोलो भाई, आया समझ में क्या है? तब लिखो 2 लाइन। इस नाटक में जो जीवन दृष्टि हमें दिखलाई गई है, इस नाटक में जो जीवन दृष्टि हमें दिखलाई गई है, उसमें ना तो आदर्शवाद दिखता है, ना ही रोमानियत प्रभाव, ना ही रोमानी प्रभाव या रोमानियत प्रभाव। रचनाकार ने यह कोशिश की है, कि वे अपने समय के कटु यथार्थ को, अपने समय के कटु यथार्थ मतलब खराब यथार्थ को, अपने समय के कटु यथार्थ को संपूर्ण रूप से व्यक्त करें। वर्तमान समय का मानव जो अजनबीपन, यंत्रणा, दुख को भोग रहा है और उसकी स्थितियां कितनी जटिल हैं, उसे बहुत अच्छे तरीके से इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। नाटक के यदि मुख्य पात्रों को देखें तो वे भी अजनबीपन के शिकार हैं, या स्वयं को ढूंढ रहे हैं। वे भी अजनबीपन के शिकार हैं या स्वयं को ढूंढ रहे हैं। उदाहरण लिखिए। कालिदास, न पहचानना ही स्वाभाविक है, कौमा, क्योंकि मैं
वह व्यक्ति नहीं, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही हो। क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही हो। पूर्ण विराम, दूसरा व्यक्ति हूं। और सच कहूं तो वह व्यक्ति हूं, और सच कहूं तो वह व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। मैं वह व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। क्लियर? नीचे लिखो मल्लिका। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है। उपार्जित मतलब हासिल करना, तमन्ना, इच्छा। उपार्जित मतलब क्या होता है? हासिल करना। और अब जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि से नाम नहीं, और अब मैं अपनी दृष्टि से नाम नहीं, केवल विशेषण हूं। नाम नहीं, केवल विशेषण हूं। क्या हूं? केवल विशेषण हूं। हां, अपनी दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण हूं। क्या होता है विशेषण? जो किसी चीज की विशेषता बताए। जो किसी विशेषता बताए उसको कहते हैं विशेषण। जैसे गाय कैसी है? काली है, सफेद है। तो सफेद क्या है? उसका विशेषण है। ठीक है। एक लाइन इसमें और लिख दो, एक दो लाइन बस, ये वाला हो जाएगा समाप्त। इस नाटक में उस समय के भारत की समस्याएं नहीं हैं। इस नाटक में उस समय के भारत की समस्याएं नहीं हैं, अपितु आने वाले समय में, जो समस्याएं भारत में उत्पन्न होंगी, उससे संबंधित है। अस्तित्ववाद का दर्शन इस नाटक में घोलकर प्रस्तुत किया गया है। घोलकर प्रस्तुत किया गया है, हां, या मिलाकर प्रस्तुत किया गया है। स्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों को प्रस्तुत करते हुए
स्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों को प्रस्तुत करते हुए ऐसा नाट्य प्रभाव उत्पन्न किया गया है, ऐसा नाट्य प्रभाव उत्पन्न किया गया है जिससे नाटक समाज से अलग नहीं दिखाई देता, जिससे नाटक समाज से अलग नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर इस नाटक में अस्तित्ववाद का दर्शन, कुल मिलाकर इस नाटक में अस्तित्ववाद का दर्शन भारतीय समाज की स्थितियों के साथ, भारतीय समाज की स्थितियों के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन कहते हैं ना, अंतःक्रिया पर आधारित है, जिसमें दर्शन तो पश्चिम का है लेकिन स्थितियां भारतीय हैं। जिसमें दर्शन तो पश्चिम का है लेकिन स्थितियां भारतीय हैं। ठीक है, समझ में आया? अब अलग से बात करते हैं अस्तित्ववाद पर, क्योंकि अस्तित्ववाद पर एक फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या क्या बताए तो वर्तमान मानव की मनस्थितियां क्या है, अजनबीपन, ये सब जोड़ दिया हमने उसमें। हाँ, ये सारी चीजें जो अभी बताई वो वर्तमान मानव की तो स्थितियां हैं। तो इस नाटक में जो स्थितियों को उठाया गया, उस समय के भारत में ऐसी स्थितियां नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में भारत में कैसी स्थितियां बनेंगी वही स्थितियां हैं। ठीक है, अस्तित्ववाद अगर आप देखेंगे तो इस दर्शन की शुरुआत अगर हम देखते हैं तो 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं यूरोप में, हीगल। हीगल 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 कहते हैं, हीगल हीगल जो भी। हीगल के दर्शन के ऊपर एक नया दर्शन उत्पन्न हुआ, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एक नया हीगल का दर्शन था बुद्धिवाद का। क्या दर्शन था? बुद्धिवाद। और इनके दर्शन के ऊपर एक व्यक्ति थे किर्केगाद, किर्केगाद। अगर आप देखेंगे तो इसी पर ही ये जो बुद्धिवाद है, ये आगे चलकर धीरे धीरे इसी पर ही अस्तित्ववाद का दर्शन सामने आता है। अगर हम देखते हैं तो इन्होंने ये कहा कि मानव वस्तु नहीं है, मानव जो है वस्तु नहीं है। किर्केगाद ने ये कहा कि वस्तुकरण का विरोध करते हैं हम, वस्तुकरण का विरोध। मानव वस्तु नहीं है, हमें वस्तु नहीं समझना है इसे। लेकिन इनको उस समय 19वीं शताब्दी में महत्व जो किर्केगाद को नहीं मिला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इनको महत्व कब मिला?
20वीं शताब्दी में। कब महत्व मिला? 20वीं शताब्दी में। बीसवीं शताब्दी में इनको महत्व मिलना शुरू हुआ। महत्व मिला, क्यों मिला? क्योंकि 20वीं शताब्दी में दो बड़ी घटनाएं घटित हुई। एक तो पहला विश्व युद्ध, है ना, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, और दूसरा 1939 से 1945। ठीक है, दो विश्व युद्ध हुए, और दो विश्व युद्ध जब हुए तो इनका दर्शन जो 19वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं, जिसको 19वीं शताब्दी में महत्व उतना नहीं मिला, उतना महत्व नहीं, लेकिन अब इनके दर्शन को जब बड़ी घटनाएं घटित हुई तो इनके दर्शन को महत्व मिलना शुरू हुआ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन्होंने ये कहा कि मानव का अस्तित्व ही फिर क्या है, कोई युद्ध छिड़ जाए पूरी मानवता ही समाप्त हो जाएगी। और मानवता के अस्तित्व को बहुत हल्का कर दिया, बहुत छोटा कर दिया है युद्धों ने। मानव जीना चाहता है लेकिन जी ही नहीं सकता। अगर दो परमाणु युद्ध हो जाए पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी। दुनिया ने जखीरा इकट्ठा कर लिया है, कभी किसी को गुस्सा आया युद्ध शुरू हो गया। उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार, मार दिया किंग जोंग। वो बहुत नाराज वैसे ही चलता है दुनिया से, उसको गुस्सा बहुत तेज आती है। हाँ भैया, तो पुतिन को गुस्सा आ जाए, 4000 ज्यादा परमाणु हथियार है रूस के पास, कर दे हमला, देखो अभी मानवता समाप्त हो जाएगी कि नहीं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं कहते हैं लोग, कहें हम तो जा ही रहे हैं, तुम भी जाओगे। अब ये बात है, यहां पर आप देखेंगे कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा हो गया। मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं कि इसको मैं हर चीज नहीं लिखाऊंगा, लेकिन आपको दर्शन समझ में आ जाए कि मानव का अस्तित्व बहुत छोटा हो गया दो विश्व युद्धों में। और अस्तित्व का मतलब होता है कि आपकी पहचान, आप क्या हो। अस्तित्व नहीं कहते मेरा क्या अस्तित्व रहा, मैं तो कुछ हुई ही नहीं। अस्तित्व मतलब आप स्वयं, अस्तित्व आपकी अपनी पहचान, आपकी डिग्निटी, आप स्वयं क्या हैं, आप क्या होंगे। मतलब व्यक्ति अपने पहचान के लिए तो मर रहा है, अस्तित्व के लिए तो मर रहे हैं हम। आप ये चाहते हैं कि मेरा अस्तित्व बने, चाहते नहीं चाहते? एक हम, हाँ आईएएस बने, मैं भी जानी जाऊं या मैं भी जाना जाऊं, कौन हूं मैं। अपने अस्तित्व के लिए हर व्यक्ति लड़ रहा है ना। यहां इस बात को समझना है। इसी समय अगर आप देखेंगे तो पहला विश्व युद्ध के जख्म अभी भरे नहीं थे, घाव अभी सूखे नहीं थे, खून बह रहा था। 1918 में समाप्त हुआ, 1939 में फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। घाव सूखने से पहले ही नया घाव लग गया, और जैसे ही नया घाव लगा तो मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा हो गया। इस प्रकार कई ऐसे व्यक्ति, कई ऐसे जो विचारक समाज में आए, जिसमें एक व्यक्ति हैं जीन पाल सार्त्र, जिनका नाम है जीन पाल सार्त्र, है ना। हाँ, जीन पाल सार्त्र, ये इस समय आया। अभी ये इन्हीं की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगा। इनको तो नहीं पूछा गया, लेकिन इनके शिष्य को पूछ लिया जाएगा। जीन पाल सार्त्र जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, अल्वेयर कामू, वो भी इसी अस्तित्ववाद के दर्शन से जुड़े हैं। अल्वेयर कामू, लिख दीजिए, बिल्कुल लिखिए, अल्वेयर कामू, इसीलिए तो लेकर आऊं यहां। ये लोग एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत करते हैं
जिसमें अगर आप देखेंगे तो इनका यह मानना है कि भाई पूरे विश्व में जो कुछ भी है मानव का अस्तित्व बहुत छोटा हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो सार्त्र और कामू को जो उन्होंने ये बताया कि मानव का अस्तित्व के ऊपर ही ये जो लड़ाइयां हैं मानव के अस्तित्व को समाप्त कर देंगी और मानवता बचेगी नहीं, मानव भी नहीं बचेगा, अस्तित्व नहीं बचेगा। हम किसके लिए जिएंगे, कौन है? तब उसमें बातें आई, तब आता है जीवन में हमारे निराशा, अकेलापन, हमारे पास कोई है ही नहीं। जो लोग थे सब युद्ध में मारे गए, हम पीड़ा में हैं, हम संत्रास में हैं, हम अजनबीपन के शिकार हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना हमको कुछ आगे की चीजें। अगर आप सोचिए कि युद्ध एक ऐसा माहौल होता है कि अगर आपके सामने युद्ध छिड़ जाए तो आप इस बात को समझेंगे। भारत चीन का थोड़ा सा माहौल खराब हो रहा था, पूरी देश की जनता उसमें जो है अपने आप को जोड़कर देख रही थी। जब पूरे देश लड़ते हैं तो क्या होता है? यूरोप के अधिकतर देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा है। इसका मतलब जानते हो, यहां हम सब बैठे हैं, सबको लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध छिड़ गया जर्मनी और फ्रांस में तो मतलब हर व्यक्ति बच्चा बच्चा लड़ेगा। यह है युद्ध, तो हर व्यक्ति मरेगा भी। जब सब लड़ेंगे तो सब मरेंगे। इसीलिए वहां पर यह दर्शन आया। इसीलिए जीन पाल सार्त्र और कामू को आगे चलकर नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? कि भैया तुमने बड़ा अच्छा काम किया कि मानव के अस्तित्व का प्रश्न उठाया, नहीं तो ये सब खुद ही मर जाते कट के। अब तो दुनिया डरती है, जैसे अभी मान लीजिए कि युद्ध छिड़ता है तो पूरे देश भी खड़े हो जाते हैं। ऐसा ना हो जाए माहौल ज्यादा बिगड़ जाए, कोई हवा नहीं देता ज्यादा। ऐसा ना हो जाए कि कहीं ऐसा संघर्ष खड़ा हो जाए कि फिर देश आक्रामक होकर हमला करना शुरू कर दें, और हमला करना शुरू कर दें तो फिर अस्तित्व ना बचे। और अगर हम देखें तो आषाढ़ के एक दिन में भी इसी अस्तित्ववाद का असर दिखाई देगा। अस्तित्ववाद का दर्शन है क्या? ये तो इतनी बातें हैं, इसमें एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अस्तित्ववाद का दर्शन क्या है? अस्तित्ववाद का दर्शन क्या है? अस्तित्ववाद का दर्शन क्या है? अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन है जहां मानव केंद्र में, मानव केंद्रित, अर्थात संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत में सबसे ज्यादा महत्व मानव का है। मतलब मानव केंद्रित दर्शन है। मानव बचेगा नहीं तो तुम क्या करोगे? मानव केंद्रित दर्शन है। संपूर्ण जगत में मानव को महत्व प्रदान करना, संपूर्ण जगत में मानव को महत्व देना। क्या देना? मानव को महत्व देना ही पड़ेगा। इस दर्शन में यह कहा गया कि मानव ही साध्य है। सारा साध्य, सारा लक्ष्य, दो बातें होती है ना, साध्य साधन। अगर इस पूरी दुनिया का लक्ष्य क्या है? मानवता को बचाना। मानव साध्य है। मानव की समाप्ति की शर्त पर दुनिया नहीं चल सकती। हमने अपने एग्रेशन में, गुस्से में पूरी मानवता को दांव पे लगा दिया। ऐसे ही नहीं नोबेल मिला। नोबेल के पीछे ये बात है, आधार इन्होंने सिद्ध किया। मानव के लिए आप बात कर रहे हो ना, मानवता ही नहीं बचेगी। तो यहां इन्होंने ये कहा कि शेष पूरी दुनिया, शेष पूरी जो प्रकृति है वह वस्तु है, केवल मानव ही एक जो है वही एक साध्य है। मानव साध्य है। इसके बाद और क्या है? इन्होंने ये कहा कि विज्ञान और तकनीक का विकास एक ऐसा विकास है
जिसने मानव को वस्तु बना दिया है। क्या इन्होंने कहा? विज्ञान और तकनीक के विकास ने मानव को वस्तु बना दिया। कि मानव वस्तु है ना। जबकि अगर हम देखें तो यह दर्शन ये कहता है कि मानव की पहचान उसके व्यक्तित्व के कारण है, उसके अस्तित्व के कारण है। मानव इसलिए मानव है कि उसकी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी अलग है। उसके व्यक्तित्व के आधार पर हमें मानव का मूल्यांकन करना चाहिए। और विज्ञान और तकनीक ने मानव को वस्तु बनाने का कार्य किया है। तो मानव के व्यक्तित्व के ऊपर मानव की पहचान उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। कि मानव की पहचान किस पे है? उसके व्यक्तित्व के ऊपर है। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? अस्तित्व। इसके ऊपर निर्भर करता है मानव का जो व्यक्तित्व। इसके अलावा और क्या है इसमें? सात्र एक बात कहते हैं, जीन पाल सात्र कहते हैं कि भाई मानव जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति है, एक स्वतंत्र है। उसके पास यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो वह भी मानव को अपनी योजना के अनुसार ही बनाता। मतलब सात्र कहते हैं यदि ईश्वर का अस्तित्व होता, इसका मतलब सात्र ईश्वर को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो संभवतः मानव को अपनी योजना के अनुसार बनाता। सात्र कहता है कि ईश्वर नहीं है, अतः मानव स्वतंत्र है। सात्र इस बात को कहता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, इसीलिए मानव स्वतंत्र है। अरे ईश्वर को कोई कहेगा नहीं है, कोई कहेगा है। जब हम बुद्धि से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो ईश्वर कहां पकड़ में आएगा। यूरोप में अधिकतर दर्शन बुद्धिवादी हैं, बुद्धि से पकड़ते हैं। भारत में दर्शन आध्यात्मिकता है, इसलिए वो अलग तरीके से कहते हैं। ईश्वर नहीं है और मानव स्वतंत्र है। क्या है? मानव स्वतंत्र है। तो यहां पे स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? चुनने का अधिकार, चयन करने का अधिकार। मतलब हम कुछ भी चुन सकते हैं। भाई मानव अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। अच्छा करे तो अच्छा है, बुरा करे तो बुरा है। किसी ने रोका तो नहीं है, तुम राम बनो या रावण बनो, कुछ भी कोई बने। कोई लड़की सीता बने या सूर्पनखा। भाई विकल्प तो सबके पास है ना। विकल्पों की ही यहां पर स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि विकल्प क्या है हमारे पास। और मनुष्य के सामने जो स्थितियां हैं वही कई विकल्प प्रस्तुत करती हैं। मतलब मनुष्य के सामने विभिन्न स्थितियां हैं, वही विकल्प बन के सामने आती हैं। स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो अच्छा विकल्प चुने। सात्र का दर्शन देखो, सात्र, कामू, ये सारे लोग मिलके इसमें एक ऐसा दर्शन रख रहे हैं। मार्क्स का नाम मत लो यार, ये अलग दर्शन है, ठीक है। एक तो आपने देखा जो किरकेगाद, सात्र, कामू, ये सारे लोग मिलके एक दर्शन दे रहे हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद में क्या है? वो यही कह रहे हैं कि चयन, यहां पे स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? किसी चीज को चुनने की स्वतंत्रता। ध्यान से समझो, इतना हो गया। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? निर्णय की स्वतंत्रता। निर्णय की स्वतंत्रता है यहां। स्वतंत्रता का अर्थ है निर्णय की स्वतंत्रता। हां, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर मनुष्य के सामने विभिन्न स्थितियां होती हैं।
मतलब कई विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो अच्छे विकल्प को चुने। मतलब मनुष्य के पास विभिन्न स्थितियों के विकल्प होते हैं, विभिन्न स्थितियों के विकल्प होते हैं। विकल्प होते हैं, हमारे पास विभिन्न स्थितियों के विकल्प होते हैं। जैसा हमारी पर्सनालिटी काम करती है वैसा विकल्प हम चुनते हैं। स्वतंत्र व्यक्ति वही है जो उपयुक्त विकल्प का चयन अपने अंतरात्मा से करता है। कौन है स्वतंत्र? वो व्यक्ति है जो उपयुक्त विकल्प का चयन अंतरात्मा से करता है। किससे करता है? अंतरात्मा से करता है। अंतरात्मा से करता है, वही व्यक्ति उपयुक्त निर्णय ले पा रहा है। मतलब उसका निर्णय किसी बाहरी दबाव से नहीं है, वही व्यक्ति स्वतंत्र है। मतलब उपयुक्त विकल्प का चयन अंतरात्मा से करता है, किसी बाहरी दबाव से नहीं। बाहरी दबाव से नहीं, कोई बाहरी दबाव नहीं है, कोई बाहरी दबाव लेना भी नहीं है, वो व्यक्ति स्वतंत्र है। अब यहां एक है फिलोसफर जो किरकेगाद, वो क्या कहता है? किरकेगाद एक बात कहता है, किरकेगाद, ठीक है, किरकेगाद एक बात कहता है। क्या कहता है? उसको लिख भी लेना कि कोई महान से महान व्यक्ति भी यदि है तो महान से महान व्यक्ति की महानता भी संदिग्ध रह सकती है या रह जाती है। मतलब कोई महान से महान व्यक्ति है, उसकी महानता भी संदिग्ध रह जाती है यदि वह अपने निर्णय को अपने अंतरात्मा के सामने प्रस्तुत नहीं करे। मतलब कोई महान व्यक्ति है, उसकी महानता संदिग्ध है यदि वो अपने निर्णय को अपने अंदर से नहीं पूछता है, अपनी अंतरात्मा से स्पष्ट नहीं करता या पूछता नहीं है। आप बहुत महान हैं, लेकिन आपके निर्णय अगर आप देखें तो संदिग्ध हैं यदि आप अपने निर्णय को अपनी अंतरात्मा मतलब अंतःकरण में लेकर नहीं जाते। अंदर से होता है ना कि हम कोई निर्णय लेते तो अपने भीतर पूछते सही है कि गलत, पढ़ें कि ना पढ़ें, तो एक मन अंदर से बोलता नहीं यार ठीक है, पढ़ ही लेते। तो ये निर्णय जो है ये आपका स्वतंत्र निर्णय होगा। क्या क्लियर है? अगला पॉइंट बनाओ। स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति मनुष्य निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र है। मतलब आप कंप्लीट स्वतंत्र नहीं है। कोई व्यक्ति निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र नहीं है। क्या कंप्लीट स्वतंत्र हैं? जीने मरने के लिए आप स्वतंत्र हैं? नहीं। जब जीना आपका जन्म आपके हाथ में नहीं, मरना भी आपके हाथ में नहीं। अगर सब कुछ होता है स्वतंत्र तो आप अपने हिसाब से जीते और अपने हिसाब से मर जाते। तो कंप्लीट स्वतंत्रता नहीं है मानव के पास, निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है। यहां इस बात को समझना है, हमारी स्वतंत्रता सीमित है। क्या है हमारी स्वतंत्रता? सीमित है। मतलब निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है। निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है। निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है मानव के पास।
मतलब हमारी स्वतंत्रता सीमित है। हमारी स्वतंत्रता सीमित है। क्या है? हमारी स्वतंत्रता सीमित है। क्योंकि जन्म लेने और मरने में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। क्यों है? कि जन्म लेना और मरना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है? किसी के हाथ में क्या कोई है ऐसा धरती पे जो कहे हमारे हाथ में मरना? इसी के लिए प्रयास हो रहा था। रावण से लेकर हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे कोई नहीं मार सकता, ऐसा वरदान दो ब्रह्मा जी कि मुझे कोई मार न पाए। हिरण्याकश्यप ने भी यही कहा, रावण ने भी यही कहा, कंस ने भी यही कहा, मुझे मारने वाला कौन। लेकिन समस्या ये है कि ये निर्णय आपका हो ही नहीं सकता, ये निर्णय आपका है ही नहीं। हाँ, और अगर देखें इसके अलावा और कहाँ ऐसा होता है कि हमारे निर्णय अपने अनुसार नहीं हो सकते। और जो हमारा और जीवन है, जो शेष जीवन है, जो बचा हुआ जीवन है, उसमें भी हमारे निर्णय मुख्यतः दो कारणों से प्रभावित होते हैं। मतलब बचे हुए जीवन में भी हमारे निर्णय, एक तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके अलावा बचे हुए जीवन में भी अगर हम देखें तो हमारे निर्णय दो कारणों से प्रभावित होते हैं। हमारे निर्णय दो कारणों से प्रभावित होते हैं। कल से 9:30 बजे सभी लोग यहां टच करेंगे। सोच लो कैसे आना है। 9:45 तक आ ही जाओ, थोड़ा सा समय इधर मिल जाएगा आपको तो हम आ जाएंगे, तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि फिर लगातार क्लासेस हमारी 12 बजे से फिर शुरू हो जाती हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, 10-5 मिनट। ठीक है ना? तो जो भी हमारा अपना जीवन है, बचे हुए जीवन में हमारे निर्णय दो कारणों से प्रभावित होते हैं। पहला, किससे हम बहुत प्यार करें अन्य पुरुष के द्वारा, यह हमको जरूर प्रभावित करते हैं। अन्य व्यक्ति के द्वारा हम ये कहते हैं कि अब जो तुम कहो वही होगा, नहीं कह देते? अब जो तुमको कहना है तुम ही कहो, तुम्हारे हिसाब से ही निर्णय ले लेंगे। ऐसा होता बहुत है, भावनाएं है ना मनुष्य के पास। कालिदास के लिए मल्लिका ने जीवन बर्बाद कर दिया अपना, किया कि नहीं किया? और केवल ऐसा नहीं है कि उसी ने बर्बाद किया, आज भी लोग बर्बाद कर रहे हैं, मर मिट जा रहे हैं लेकिन जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। लव जिहाद के मामले खूब सुनते होंगे, खूब चलता है, उसके बाद भी लोग कोई प्रेम से पीछे नहीं हट रहा है, प्रेम करने से बाज नहीं आएगा, चाहे जितना मरना जीना हो। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमारे जीवन की भौतिक परिस्थितियां, ये भी हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। हम लाख कहें हमारा निर्णय स्वतंत्र है, लेकिन हमारे जीवन की भौतिक परिस्थितियां हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। भौतिक परिस्थितियां, जो भौतिक परिस्थितियां हैं वो भी हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। क्यों? स्थितियां खराब हैं, तुम चाहकर भी निर्णय नहीं ले पाओगे। गांव में जो आपको जो कुदाल चलानी है, खेत में कोन खनना है, सब्जी लगानी है, हम बनना चाहते हैं आईएएस, हमको
घर में काम करना है, मजदूरी करनी है। स्थितियां अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। जिसकी स्थितियां अच्छी है वही लोग तो गार्डन में घूमते हैं। कौन गार्डन में घूमता? जिसकी खराब स्थिति है वो। जिसके जेब में पैसा नहीं वो क्या गार्डन घूम पाएगा? वो फिल्म देखने जा पाएगा? वो 200 रुपए का पॉपकॉर्न खा पाएगा? तो नहीं खा पाएगा ना। स्थितियां हैं खेल। निर्णय हमेशा जब भी लिए जाते हैं तो स्थितियां भी उस पर निर्णय करती हैं। इसीलिए मार्क्स सब आ जाता है। मार्क्स कहता है हमारी भौतिक परिस्थितियां ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती। दुनिया में जो अमीर हैं इसलिए अमीर है कि उनकी स्थितियां अच्छी हैं। अगर एक ही स्थिति हर बच्चे को दे दी जाए तो हर बच्चा अच्छा हो जाएगा। यही प्रयास कुछ सरकारें भी कर रही है। यहां एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाए और सब बच्चों को दी जाए। जैसे दिल्ली में एक मॉडल इसका हो रहा है तैयार। क्यों? कोई बच्चा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। बच्चा एक मिट्टी है, चिकनी मिट्टी। देखा है तुमने क्ले? वैसा ही है बच्चा। अब तुमने अपने बच्चे को घुड़सवारी सिखाया। अब घुड़सवारी के लिए 10,000 रुपये महीना फीस लगती है। हम तो नहीं सिखा पा रहे। बात समझना। यहां पे बड़े स्कूलों में जो अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं, है ना, हॉर्स राइडिंग हो गया, वो शूटिंग करा रहे हैं। हर आदमी नहीं करा सकता। ओवरऑल पर्सनालिटी किसकी डेवलप होगी? जिसके पास पैसा है उसकी डेवलप होगी, जिसकी भौतिक परिस्थितियां अच्छी हैं। और जिसकी भौतिक स्थितियां अच्छी नहीं है, वो गांव का रामू, गांव का शंभूलाल, वो तो वही बनेगा ना। अब फिर इंटरव्यू पहुंच गया, गलती से कहे यार तुमको तो अंग्रेजी नहीं बोलने आती। ये समस्या है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भौतिक स्थितियां बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो गरीबी का दुष्चक्र है वो टूटता नहीं है। अगर आपको स्थितियां बदलनी है तो अपने आप को भी उसी स्थितियों में लेकर आना पड़ेगा जहां से आपके ऊपर स्थितियां प्रभाव डालना बंद कर दें। अभी तो आप स्थितियों के प्रभाव में है कि नहीं? अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी शिक्षा नहीं हो सकती, ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करते हैं, स्थितियों से लड़ते हैं और आगे चल के हो सकता है स्थितियां उनकी अच्छी हो जाती। ठीक है? तो मनुष्य अपने जीवन की कथा, विजय गाथा स्वयं लिखता है। यह कहानी या यह विजय गाथा उसके निर्णयों से ही होती है। अगर जिसका निर्णय सही है उसकी विजय गाथा लिखी जाएगी, जिसका निर्णय सही नहीं है वो समाज में हमेशा शोषित रहेगा, वो हमेशा वंचित रहेगा। तो यहां इस बात को समझना है कि व्यक्ति जैसा निर्णय लेगा उसका भविष्य वही निर्धारित होगा। आज का निर्णय आपका भविष्य बना देगा। ऐसे नोबेल नहीं मिला, कुछ खास बात है इसमें। अस्तित्ववाद अभी तक खूब सुन रहे, मैंने इसलिए कहा था आपसे अलग से मैं बात करूंगा अस्तित्ववाद पे, क्योंकि ये पूरा मांगता है कि एक इसमें बहुत अच्छी समझ बनाई जाए। ठीक है? तो ये बात है, क्या क्लियर हुआ कि अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन की कहानी, अपने जीवन की कथा स्वयं लिखता है। जीवन की कथा कौन लिखेगा? आप लिखोगे। पिक्चर कौन बनाएगा? आप बनाओगे। हीरो कौन बनेगा? आप बनोगे। कोई आपको हीरो नहीं बनाएगा। कोई बनाएगा हीरो? तुम आईएएस नहीं बनना चाहोगे, तुमको कोई आईएएस बना देगा? यहां बच्चे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहां कुछ होता है? खुद करोगे, खुद ही के मरे स्वर्ग मिलेगा। जन्नत में वही जाएगा जो जन्नत के लिए प्रयास करेगा। स्वर्ग और नरक यही है। तो कहते हैं ऊपर स्वर्ग है,
ऊपर जन्नत, कुछ जन्नत ऊपर नहीं है, सारी जन्नत यही है। तो यहां यह सोचना पड़ेगा। इसीलिए कहानी आपके द्वारा ही लिखी जाएगी और जो जैसा निर्णय लेगा वही उसका होगा, भविष्य भी वैसा बनेगा। लेकिन इसके बाद भी सात्र एक बात कहता है, जीन पॉल सात्र, कि तुम निर्णय चाहे जितनी समझदारी से ले लो, कितनी समझदारी भरा निर्णय ले लो, जितना सोच समझ कर ले लो, लेकिन वो निर्णय आखिरी में तुम्हें अपूर्ण ही लगेगा। ये है दर्शन। हमने लाख सोचा कि हमारा ये जो निर्णय है, हमने इससे प्रेम किया और हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे जीवन में आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से बड़ा अच्छा होगा, एक स्वर्ग से सुंदर घर बना अपना बनाएंगे, वहां अकेले रहेंगे, 2 हरिण शावक के बच्चे रहेंगे, एक छोटा ट्रैक्टर रखेंगे, वहां खेती करेंगे, तमाम सारी बातें। लेकिन सात्र कहता है कि तुम कितना समझदारी से नहीं, तुम आइंस्टीन हो, तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो, न्यूटन हो, चाहे जितने महान हो, लेकिन अगर तुम निर्णय ले रहे हो तो निर्णय में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर होगी। यही दर्शन है जैनियों का। शायद अस्ति च, शायद है, शायद नास्ति च, शायद नहीं। वो कहते हैं सत्य अलग अलग अंशों में है, सत्य कहीं कंप्लीट नहीं है। अब हमने तुमको अस्तित्ववाद को जैन दर्शन से जोड़ा, शायद है, तो यहां इस चीज को भी देखना है। मतलब सात्र ये कहता है कि अगर आपने एक विकल्प को चुना, मान लीजिए कि आपके सामने XYZ एक विकल्प आपने चुना, तो आपने अन्य विकल्पों की स्वतंत्रता खो दी। हो सकता है कि इसमें से ये जो विकल्प आपने चुना, इससे अच्छे विकल्प ये हो। यही तो होता है, नहीं आया समझ में? ऐसे एक विकल्प तुमको बहुत अच्छा लुभावना सा लग रहा है, IAS हो गए मान लो, फिर उसमें एक विकल्प आया कि जो लड़की है वो भी IAS है, या जो लड़का है वो भी IAS है। अब आपने कहा ये विकल्प बड़ा अच्छा है, आपने चुन लिया, आपने बहुत सोचा नहीं लेकिन चुन तो लिया। फिर उसने आपके जीवन को जो है एकदम हेल बना दिया। लोग कहते हैं गो टू हेल, जाओ तुम नरक। नहीं, अब ये कर देगा तब क्या होगा? फिर आपको बार बार ये लगेगा कि निर्णय कैसा लिया मैंने। हम निर्णय सम्मान से लेते हैं, पद से लेते हैं, प्रतिष्ठा से लेते हैं, पैसे से लेते हैं, भावना से कम लेते हैं। अगर कालिदास भावना से निर्णय लेता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसने लिया राजकुमारी से विवाह करना है, और अगर कोई लड़की कहे राजकुमार से विवाह करना है, फिर ये नहीं पता है कि उसके बाद हमारी गर्दन भी उतरेगी, ये नहीं पता है किसी को। व्यक्ति अपने से ऊपर की चाह रखता है, चाह रखिए आप ऊपर की, लेकिन उस चाह में भी बड़े खतरे हैं। वहां खून की नदियां बहती हैं, यहां तो दूध की नदियां बहती थी। जितना बड़ा पद उतना बड़ा उस पे समस्या है। तो सात्र इसीलिए कहता है कि हमने अगर कोई भी विकल्प लिया, कोई भी विकल्प चुना, तो अन्य विकल्पों को खोने की संभावना बनी रहती है हमारे सामने। इसीलिए हर विकल्प में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। बाबू मोशाय, कितनी भी समझदारी से कुछ तुम काम करो, लेकिन समस्याएं तो रहेंगी। ये जीवन का फलसफा है। जीवन में कभी किसी के निर्णय पूर्ण हुए ही नहीं है। एक समय कोई बहुत अच्छा निर्णय होता है, वही आने वाले समय वही निर्णय इतना खतरनाक हो जाता है कि आपको ये लगेगा ये निर्णय मैंने क्यों लिया। कोई निर्णय तुम लेके देख लो, अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो, अच्छा लगेगा एक समय, और एक समय के बाद वो निर्णय तुमको खतरनाक लगेगा। इसीलिए कोई भी निर्णय तुम्हें वेदना ही पैदा करेगा बाद में जाके। बुद्ध ने क्या कहा? इस संसार दुखमय है। बुद्ध ने कहा इस संसार में सुख है ही नहीं। कितना सोच समझ के तुम संसार के लोगों से जुड़ो, लेकिन वो तुमको दुख देंगे ही देंगे, क्योंकि वो दुख देना है उनको।
शास्त्र भी यही कहता है कि लोग तुम्हें वेदना देंगे, लोग तुम्हें दुख देंगे, और जब वेदना देंगे तो समस्या होगी, और यदि तुमने कोई चयन या निर्णय किसी दबाव में लिया है तो वो भी समस्याएं होंगी। जो विकल्प खुद चुना गया है, अगर आप देखेंगे, अगर कोई विकल्प आपने चुना है तो उसकी खूबियां हमारे नजर से गायब हो जाती हैं। मतलब खूबियां जो हैं वो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आपने किसी को पसंद किया, उसको चुन लिया, धीरे धीरे व्यक्ति उसकी खूबियों को भूल जाता है, इसलिए वो निर्णय वेदना देता है। पहले खूबियां ही आकर्षित करती हैं, कितना अच्छा, कितना बढ़िया जीवन इनके साथ होता है, कितना अच्छा। बाद में जब रहना शुरू करे तो कितना खराब, इतना खराब, सोचा ही नहीं था। ये समस्या रहती है यहां। तो यहां पर यह विकल्प में आपको दिखाई देगा, उसकी हर कमी आपको बड़ी लगेगी। छोटी सी कमी करेगा बहुत बड़ी लगेगी, या छोटी सी कमी करेगी तो बहुत बड़ी लगेगी। फिर आप ये बताना शुरू करेंगे तुमसे अच्छा विकल्प हमारे पास था, हमने उसे छोड़ के तुमको चुना और तुमने ऐसा किया। फिर जीवन हो गया नरक। अस्तित्ववाद के दर्शन में यह चीज आपको दिखाई देगी। तो दोनों विकल्प एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए महान से महान व्यक्ति भी अगर आप देखेंगे तो उसकी पर्सनालिटी जो है वो गड़बड़ दिखाई देती है, उसकी पर्सनालिटी में कुछ न कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं। सोच समझ के ठोक बजा कर निर्णय लेता है, फिर भी जो है बाद में दुखी होता है, क्योंकि निर्णय कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। तो मतलब एक तो उसका जो मूल व्यक्तित्व होगा, तो जो मूल व्यक्तित्व होगा वो उसके अंदर खींचेगा, अंतरात्मा की तरफ, और जो बाहरी व्यक्तित्व है वो उसको बाहर की दुनिया में खींचेगा। इसीलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आधा है, अधूरा है, और इसी अधूरेपन से हर व्यक्ति जीने को भी मजबूर है। तो सात्र का दर्शन समझ में आया? कितना महान है सात्र। ऐसे नहीं बता रहा है सात्र। इसके अलावा एक चीज और तुम्हें बता देते हैं, फिर आज यहां रुकेंगे। इसमें, इस दर्शन में एक चीज और आता है, विसंगति बोध। विसंगति बोध क्या होता है? इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया इस पे। विसंगति बोध की अस्तित्ववाद में विसंगति बोध को कैसे रखा गया है? इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्सर्ड, ABSURD, ABSURD, एब्सर्ड। इसका एक चीज यह है कि हमारा जीवन अतार्किक हो गया है, लॉजिकल नहीं रहा। हर आदमी अपने जीवन को लॉजिकल रखना चाहता है, तार्किक रखना चाहता है, और जब हमारा जीवन लॉजिकल नहीं है, हमारे जीवन में तब विसंगतियां हैं। कोई संगति ना होना, मतलब जीवन का सुरताल बिगड़ जाना, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, विसंगति। एक होता है संगति के साथ जीवन चलना, एक होता है विसंगति, मतलब कोई तार्किकता नहीं है। कोई भी मनुष्य है, उसका जन्म, उसकी मृत्यु, सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। कोई मनुष्य, जन्म भी मृत्यु भी, सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर है। क्या यह एक विसंगति नहीं है क्या? हम अपने पूरे जीवन को बड़ा फिक्स करने का प्रयास करते हैं, इतना समय ये करेंगे, इतना समय ये करेंगे, 10 साल IAS रहेंगे, फिर नेतागिरी करेंगे, फिर MP का इलेक्शन लड़ जाते तो अच्छा था, फिर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कुछ हो जाता, बढ़िया लड़की से शादी हो जाती या बढ़िया लड़के से शादी हो जाती, अब फिर जीवन में आनंद ही आनंद रहता, स्विट्जरलैंड जाते, घूम के आते। भाई मन ही तो है,
तो अगर आप देखेंगे कि मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु उसके नियंत्रण से बाहर है, यह भी एक प्रकार की विसंगति है। विसंगति का अगर आप देखें तो इसका मुख्य अर्थ होता है कि निरर्थक जीवन को ढोना। क्या होता है इसका अर्थ? निरर्थक जीवन को ढोना, निरर्थक जीवन को जीना, जीवन को जीना कि जो जीवन निरर्थक है उसको जीने की त्रासदी, ढोने की त्रासदी, ढोने की त्रासदी, दुख, ऐसा जीवन जो निरर्थक है। हम जानते हैं किसी को कितना भी प्रेम दे दें वो आखिर में धोखा देना ही देना है उसको। कितना भी प्रेम दे दो, कितना भी जो कर दो, बाद में तुम कहेगा कुछ नहीं किया। बेटा बाप से कहता है क्या किया तुमने मेरे लिए? कुछ तो नहीं किए। अच्छे स्कूल में भेजे हमको? नहीं भेजे। ये नहीं देखेगा भौतिक स्थितियां कैसी थी, बात भाई हमारे पिता की स्थितियां कैसी थी ये नहीं देखेगा, लेकिन बोलेगा। तो विसंगति बोध का मतलब क्या है? निरर्थक जीवन जीने की त्रासदी, उसको ढोना, यह है विसंगति बोध। मनुष्य जैसा जीवन चाहता है वैसा जी नहीं पाता। जीना हम चाहते हैं, हम सब जैसा जीना चाहते हैं, क्या हम सब वैसा जी रहे हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसा वो जीवन चाह रहा है वैसा उसको जीवन मिल रहा है। बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तब भी कुछ ना कुछ अभाव बना रहेगा। काश ऐसा हो जाता तो ये ना होता, वो हो जाता तो वो ना होता, काश ये दिन ऐसे रहते तो मैं ऐसा कर जाता। तो विसंगति, वैसा जी नहीं पा रहा। और अगर आप देखें तो मनुष्य जैसा जीवन वैसा नहीं जी पा रहा है, क्योंकि शेष जो लोग हैं, जो दुनिया है सारी, वो उसके अस्तित्व को, उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास करता है। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरा व्यक्ति सीमित करता है। क्यों नहीं कोई व्यक्ति अच्छा जीवन जी पा रहा है? क्योंकि दूसरा व्यक्ति अनाधिकार उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसका उदाहरण बताता हूं, पति पत्नी का। हाँ, मतलब अगर हम बात करें कि अगर यहां देखो तो विसंगति का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो है मनुष्य जैसा जीवन जीना चाहता है वैसा जी नहीं पाता। जैसा जीवन जीना चाहता है वैसा जी नहीं पाता, जी नहीं पाता। क्योंकि जो दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। क्या करते हैं? बाधित करते हैं। क्योंकि दूसरे व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। करते नहीं करते? पति पत्नी को देख लो, पत्नी न चाहते हुए भी अपने पति की स्वतंत्रता बाधित करती है, पति न चाहते हुए भी अपनी जो पत्नी की स्वतंत्रता बाधित कर देता है। एक उदाहरण बता रहा हूं। और आपस में इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि कैसे ये एक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित करते हैं। यह समस्या है। यहां पर यही है कि हम न चाहते हुए भी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। यहां एक व्यक्ति दूसरे के लिए बाधा पैदा कर देता है, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है। मैं हूं तुम्हारा शासक, इसका मतलब सबकी स्वतंत्रता गई।
बचेगा कैसे? क्योंकि तभी तो वो निर्णय बार बार अपना। अब देखिए कि आज के समय में तलाक क्यों हो रहे हैं, कि जब स्वतंत्रता की बात आ रही तो कोई किसी का परतंत्र नहीं रहना चाहता है, इसलिए सारी चीजें अलगाव हो रहा है, लोग अलग हो रहे हैं। एक चीज और भी है यहां, मनुष्य अपने समाज से अलग नहीं हो सकता, समाज में रहना उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मतलब यह है कि मनुष्य कभी भी समाज से अलग हो ही नहीं सकता। अगर मनुष्य का अस्तित्व है तो समाज रहेगा, उसी में ही उसका अस्तित्व है। समाज के बिना वह जी नहीं सकता, वह रह नहीं सकता। सामाजिक दबाव उसके स्वत्व के साथ जीने नहीं देते। मतलब जो सामाजिक दबाव है, सामाजिक दबाव स्वत्व मतलब मूल व्यक्तित्व, मूल व्यक्तित्व के साथ जीने नहीं देते। मतलब समझ पाए कि सामाजिक दबाव तुम्हारा, मान लो कि मैं, आप बोलते मैं ऐसे रहूंगा, समाज कहता है ऐसे कैसे रह सकते हो, अपने मन से चलोगे क्या समाज में? समाज ही तुमको नहीं जीने देगा। जब कोई प्रेम करता है तो आप देखते हैं समाज फिर क्या हाल करता है, समाज भी अपने हिसाब से अंतःक्रिया करता है, उसको स्वीकार नहीं करेगा। फिर जो प्रेमी है उसको, उसके साथ बहुत जो पिटाई तो पिटाई होगी। गांव में भी घुमाते हैं, कहीं आओ अच्छा तुमको गांव को भी लोगों को दिखाएं कि अगले बार अगर कोई फिर भी लोग प्रेम करते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, तब तक वो भी चलेंगे। हाँ, भाई गोबर को भी स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन गोबर ने कहा कि अगर उसके ऊपर हाथ उठाया तो फिर देख लेना महाभारत हो जाएगी, हल्के में न लेना आज पापा। भाई अब अगर आपने किसी को लेकर आए तो थोड़ा तो आपको आत्मबल दिखाना पड़ेगा। आजकल उल्टा चल रहा है, लड़कियां ही आत्मबल दिखा रही, लड़के बिल्कुल पीछे हो जा रहे हैं। वो खुद ही कह दे रही है कि इसने शादी किया है, अब तुमको क्या करना है बताओ। नहीं तो पूरे, भाई एक शर्त तो ये है कि हमें स्वीकार करो तो मैं सबको जेल भेजूं, फिर दूसरी शर्त ये है, वो लोग कहते भैया किसी जेल मत भेजो, तुम अंदर आ जाओ घर में। अब तो लड़कियों के पास भी पावर है ना अब, लेकिन लड़की समझदार होनी चाहिए, मूर्ख नहीं, क्योंकि इसमें भी समस्या है। मूर्ख हो जाना फिर अपने साथ नुकसान करना है। समझदारी भरा निर्णय यह है कि अपनी स्वतंत्रता बहुत ज्यादा बाधित ना हो और दूसरे की स्वतंत्रता भी आप बहुत ज्यादा बाधित ना करें। जियो और जीने दो, भारत का ही दर्शन है कि जियो और जीने दो, अनावश्यक कोई किसी को परेशान ना करो। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ये है, यही अंतराल आपको इस तरीके से समझना होगा कि जैसा वह है वैसा उसे होना चाहिए। मतलब जो जैसा है उसे उसी तरीके से होने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक आया था ना गाना, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदले ये दुनिया चाहे बदले जमाना, वीर जारा का गाना है। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो प्रीति जिंटा पे जो फिल्माया गया है, एकदम अस्तित्ववाद पे खूब गाने भी हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। साधारण मनुष्य को अगर आप देखो, वो अपनी पूरी जीवन, महान से महान आदमी जब विसंगति बोध का सीधा भाई वो शिकार है, महान से महान व्यक्ति भी जो विसंगतियों का शिकार है। आम गरीब आदमी की कौन पूछे साहब, साधारण व्यक्ति का पूरा जीवन ही विसंगति में निकल जाता है, क्योंकि उसे लड़ने के लिए कुछ निर्णय करने पड़ेंगे, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ निर्णय करने पड़ेंगे। ये निर्णय करने की उसमें क्षमता नहीं है साहब, हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, हार मान जाता है वो।
जैसे चल रहा है चलने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। कुछ व्यक्ति बड़े निर्णय लेते हैं और वो अपनी विसंगतियों से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी विसंगति के शिकार हो जाते हैं। तो निर्णय तो लिया समझदारी से, लेकिन निर्णय में भी समस्या है। घर से आए दूर शहर में, यहां एक ऐसा निर्णय ले लिया कि यही सबसे अच्छा विकल्प है, बाद में वो निर्णय भी बेकार निकल गया। उसने कहा कि हम किसी को नहीं रखेंगे। नहीं होता ही नहीं होता भाई। आप यहां आए, आपने तैयारी किया, आप अधिकारी हो गए, आपने यहां एक निर्णय ले लिया स्वतंत्र कि हम XYZ के साथ जो विवाह करना चाहते हैं, ठीक है, हो गया विवाह। उसने कह दिया कि अब अगर तुम किसी को ले आए तो हम जहर खा लेंगे। काम खत्म हो गया निर्णय का। फिर विसंगति बोध। आपने एक निर्णय बहुत अच्छा लिया स्वतंत्र होकर, लेकिन फिर आपका निर्णय ही अपने आप वहां पर गलत हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहां कुछ व्यक्ति बड़े निर्णय लेकर भी विसंगतियों से हमेशा लड़ते रहते हैं और फिर वो दूसरी विसंगति के शिकार भी होते हैं। कामू एक बहुत अच्छी बात कहता है, विसंगति न व्यक्ति में है न समाज में है, वह तो दोनों के साथ होने में है। विसंगति न व्यक्ति में है न समाज में है। कामू बहुत अच्छी बात कहता है, विसंगति किसी एक व्यक्ति में है ही नहीं, न व्यक्ति में है न समाज में है, वो तो दोनों के साथ होगी ही, अनिवार्य है। विसंगति होना ही होना है, निर्णय कुछ भी लो। भाई हीर ने रांझे को चुना तो पत्थर भी तो पड़े रांझे के ऊपर, समाज नहीं छोड़ेगा, आम सहमति नहीं बन सकती। यहां यह है विसंगति। तो कामू इसीलिए कहता है कि विसंगति न व्यक्ति में होती है न समाज में होती है, इन दोनों के अनिवार्य संबंधों में विसंगतियां होंगी ही होंगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रुकते हैं। ठीक है, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। क्या अस्तित्ववाद समझ में आया आपको? बहुत अच्छा।